Hello friends, welcome to Pritham's Academy. Last time we have studied the first part of applied history. In that we have discussed 2 points. What is applied history and what are the various fields where we can do the historical research. Now this time we are going to cover 3 points. In that first point is applied history and our present. So let's begin with this topic. Applied history and our present. People often ask about the practical value of history. देखो हमेशा लोग पूछते कि हिस्ट्री का क्या यूज़ है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में. सो वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस. द आंसर टू द क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आंसर्स दिस क्वेश्चन एज वेल. और जब हम नेचर ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री ढूंढते हैं ना, तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर भी मिलता है कि प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है हिस्ट्री का. द विजिबल एंड इनविजिबल रिलिक्स ऑफ द पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट. तो देखो पास्ट के बहुत सारे विजिबल इनविजिबल रिलिक्स जो अवशेष होते हैं वो प्रेजेंट में एग्जिस्ट होते हैं. वी नर्चर सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन टुवर्ड देम. और हमें बहुत सारा कुतूहल हम उत्सुक होते हैं इसके बारे में जानने के लिए, है कि नहीं. दे रिप्रेजेंट द क्रिएटिव थॉट्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ आवर एंसेस्टर्स. तो हम क्यों क्यूरियस होते हैं इनको जानने के लिए? क्योंकि हमारे जो वंशज होते हैं उनका क्रिएटिव वे होता है ये रिप्रेजेंट करने का, राइट. इट इज़ आवर हेरिटेज और यही हमारी पहचान है. इट हेल्प्स इन बिल्डिंग आवर आइडेंटिटी. द हिस्ट्री ऑफ आवर हेरिटेज लिंक्स अस विथ आवर ओरिजिन. और याद रखना ये जो चीज़ें होती हैं हमारे जो पहचान होती है ये हमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं हमारे ओरिजिन से. हम कहाँ से आए हैं, हमारे पूर्वज कौन है, हमारी पहचान क्या है, ये उसी पे डिपेंड होता है कि हमारे पूर्वजों ने कौन सी बहुत सारे क्रिएटिव थॉट्स प्रेजेंट किए, ट्रेडिशंस प्रेजेंट किए, इसके ऊपर डिपेंड होता है बहुत सारा. हैंस इट बिकम्स नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड कंजर्व इट फॉर फ्यूचर, फॉर आवर बेनिफिट एज वेल एज फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन. तो क्या हमें हमारे जो हेरिटेज है उसको कंजर्व प्रिजर्व करना चाहिए, उसका जतन करना चाहिए? तो बहुत जरूरी है. याद रखो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन आने वाला है उसको हम कैसे बताएंगे हम कौन है, हमारा ओरिजिन क्या है, हमारे पूर्वज कौन है. अगर हम हमारा हेरिटेज प्रिजर्व करके रखेंगे तो ही हम उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं. दैट हु आर वी, व्हाट इज़ आवर आइडेंटिटी. Applied history is concerned with the preservation and conservation of our heritage and make it accessible to people. और यहाँ पे जॉब शुरू होता है, रोल शुरू होता है अप्लाइड हिस्ट्री का. अप्लाइड हिस्ट्री में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज एंड मेक इट एक्सेसिबल टू पीपल. तो हमारे जो फ्यूचर के लोग हैं, प्रेजेंट के लोग हैं, उनको एक्सेसिबल या फिर अवेलेबल करा के देता है, राइट. हेरिटेज मैनेजमेंट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट. और देखो अप्लाइड हिस्ट्री में और एक ब्रांच है वो है हेरिटेज मैनेजमेंट, और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है लोगों के लिए. इन ब्रीफ अप्लाइड हिस्ट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री एंड फाइंडिंग राइट डायरेक्शन फॉर द बेनिफिट और ऑफ आवर फ्यूचर. ऑलरेडी हमने अप्लाइड हिस्ट्री का डेफिनेशन देखा है शुरुआत में क्या डेफिनेशन था? इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पीपल ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी एंड फ्यूचर टाइम्स. तो वही मीनिंग यहाँ पे बताया गया है कि ब्रीफ में अप्लाइड हिस्ट्री का मतलब क्या है? इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्रेजेंट, हमारा जो वर्तमान है वो समझना विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री. और वर्तमान किसके हेल्प से समझना है? हिस्ट्री के. एंड उसी के साथ क्या फाइंड करना है? फाइंडिंग राइट डायरेक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर फ्यूचर. तो देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मीनिंग छुपा हुआ है कि हम हमारा जो वर्तमान है, हमारे यहाँ पे ऐसी जाति क्यों है, ऐसे धर्म क्यों है, हम ऐसे ही उपासना क्यों करते हैं, हम ऐसे रीति रिवाज क्यों फॉलो करते हैं, इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे हिस्ट्री में. और अगर हिस्ट्री ठीक से समझ में आया तो हमारा फ्यूचर क्या रहेगा ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं. इस तरीके से अप्लाइड हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड. तो यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किया, वो है अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट. तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज. तो इसका मैनेजमेंट करना है मतलब क्या करना है, इसके कितने पॉइंट्स है, कितने तरीके हैं कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज के. सो सबसे पहले है कल्चरल हेरिटेज. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन. जब हम कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं तो हमें एक पॉइंट याद रखना है, वो है ह्यूमन क्रिएशन. जो मानव जाति ने जो निर्माण किया है उसके रिलेटेड होता है कल्चरल हेरिटेज. इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. वन इज़ टेंजिबल, टेंजिबल मतलब जो दिखता है, एंड सेकेंड इज इनटेंजिबल, जो नहीं दिखता है, जो हम फील करते हैं, सेंस करते हैं, राइट. तो टेंजिबल में क्या क्या आता है? टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. दिस टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स एंशियंट साइट्स, बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स. तो यहाँ पे जो जितने सारे एग्जाम्पल दिए वो सब हम देख सकते हैं, इसलिए उनको टेंजिबल बोलते हैं, राइट. इनटेंजिबल जिसको हम देख नहीं सकते, फील कर सकते, महसूस कर सकते. दिस टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग्स: ओरल ट्रेडिशंस एंड देयर लैंग्वेज. तो जो ओरली जो स्टोरीज, जो सॉन्ग्स पास ऑन हुए और जिस भाषा में पास ऑन हुए वो आता है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में. ट्रेडिशनल नॉलेज, जो हिस्टोरिकल नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है वो आता है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में. सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल. तो जो उत्सव हम मनाते हैं उसके जो सामाजिक परंपरा है, विधि है, वो आते हैं इसमें.
स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो जो कलाएं सादर की जाती है, प्रेजेंट की जाती है, वो भी इसमें आते हैं। सर्टन ट्रेडिशनल स्किल्स, तो जो पारंपरिक कलाएं हैं, जैसे कोई देखो कोई नाटक प्रेजेंट करता है कि नहीं, कोई चित्रकथा प्रेजेंट करता है, ये आता है ट्रेडिशनल स्किल में। कम्युनिटीज़, ग्रुप्स हु रिप्रेजेंट सच ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड स्किल्स, तो जो कला प्रेजेंट करने वाले जो समाज होता है, जो कम्युनिटी है, वो भी इसमें आता है, वो ग्रुप इसमें आता है कि नहीं। तो अगला पॉइंट है नेचुरल हेरिटेज। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज गिव्स इंपॉर्टेंस टू द थॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग्स। देखो, जब हम नेचुरल हेरिटेज की बात करते हैं ना, तो बायोडाइवर्सिटी, हमारा एनवायरनमेंट उसमें आता है। तो क्या क्या कवर होता है नेचुरल हेरिटेज में? फाउना, फाउना मीन्स रिलेटेड विद द एनिमल, फ्लोरा रिलेटेड विद द फ्लावर्स एंड प्लांट्स, इकोलॉजी, ecology means ecosystem you can say, and geomorphic characteristics which is crucial for sustaining the flora and fauna of a particular region। तो geomorphic characteristics का मतलब होता है हमारे अर्थ सरफेस में जो लैंडस्केप्स है, जो लैंड फॉर्म्स है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर सस्टेनिंग द फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, तो वो भी इसमें आता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज। बहुत जरूरी है हमारी जो पहचान है, हमारा जो हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करना फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर। UNESCO, the global organization, has announced some directives with the objective of promoting the cultural and natural heritage। तो इंटरनेशनल लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है यूनेस्को। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसका महत्व समझा और उन्होंने कुछ डायरेक्टिव्स, लिस्ट ऑफ डायरेक्टिव्स हमारे पास प्रेजेंट किया। फॉर विच ऑब्जेक्टिव? फॉर प्रमोटिंग द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। ऑन द बेसिस ऑफ दोज डायरेक्टिव्स, लिस्ट ऑफ साइट्स एंड ट्रेडिशंस आर डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज। तो यूनेस्को ने जो डायरेक्टिव्स, जो गाइडलाइंस बताई है, उस गाइडलाइंस के हेल्प से हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि कौन सी एंशियंट साइट, कौन सा ट्रेडिशन, हम उसको वर्ल्ड हेरिटेज कह सकते हैं, राइट। द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज नाउ इंक्लूड्स वेस्टर्न घाट्स, द कास प्लेटो इन द डिस्ट्रिक्ट सातारा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या यूनेस्को ने डिक्लेयर किया जिसको वर्ल्ड हेरिटेज, वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज? वो है वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट में सातारा डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है कास प्लेटो, उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज डिक्लेयर किया है। तो नीचे बहुत सारे लिस्ट दिए गए हैं, 4 ग्रुप है। What are those 4 groups? Number 1 is the Indian traditions declared as oral and intangible heritage। सेकेंड ग्रुप कौन सा है? वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स इंडिया। इसको आप टेंजिबल भी कह सकते हैं। ऊपर क्या है? इनटेंजिबल, जो हम देख नहीं सकते, जिसमें कस्टम्स, ट्रेडिशन, स्किल्स आते हैं, राइट। और सेकेंड में क्या है? कल्चरल हेरिटेज साइट्स, मतलब ये टेंजिबल है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसमें मॉन्यूमेंट्स आते हैं, टेम्पल आते हैं, राइट। थर्ड ग्रुप कौन सा है फिर? वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स। तो एनवायरमेंट, नेचर के रिलेटेड जो हेरिटेज साइट्स है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कंजर्व करना, वो थर्ड ग्रुप में आता है। और फोर्थ ग्रुप में एक ही साइट है जो मिक्स्ड है, मतलब इसमें कल्चरल भी आता है और नेचुरल भी आता है, और वो एक ही है, वो है कांचनजोंगा नेशनल पार्क, राइट। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स यहाँ पे रीड करना चाहता हूँ। पहले ग्रुप में इंटेंजिबल, जो ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज है, कुट्टियट्टम संस्कृत थिएटर केरला, वो 2001 में डिक्लेयर हुआ है। द ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, रामलीला, द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ द रामायण इन उत्तर प्रदेश। Ramman, religious festival and ritual theatre of the Garhwal Himalayas. Kalbelia, folk songs and dances of Rajasthan. Chau dance, a tradition from eastern India. Mudiyat, a ritual theatre of Kerala. Buddhist chanting of Ladakh, recitation of sacred Buddhist texts in the Trans-Himalayan Ladakh region, Jammu and Kashmir. जो बुद्धिस्ट भिक्खु होते हैं और जो चैंटिंग करते हैं, मतलब बोलते रहते हैं भगवान का नाम, बुद्धिस्ट भगवान का, तो वो भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आता है। संकीर्तना, रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर। ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ मेकिंग यूटेंसिल्स ऑफ ब्रास एंड कॉपर अमंग द ठटेराज ऑफ जांदियाला गुरु, पंजाब। तो देखो, पंजाब में एक जगह है जांदियाला गुरु, वहाँ पे एक कम्युनिटी है, वो क्या करती है? ब्रास और कॉपर लेती है और उससे एक नया मेटल बनाती है, राइट, यूटेंसिल, बर्तन बनाती है। तो ये बर्तन बनाने का जो स्किल है, वो भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आता है पंजाब का। और लास्ट है योगा। तो पहला ग्रुप हमने कंप्लीट किया। दूसरा है वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, दैट इज टेंजिबल। आगरा फोर्ट, अजंता केव्स, वेरुल एलोरा केव्स, ताजमहल, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, सन टेम्पल कोणार्क, चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, फतेहपुर सिक्री, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी कर्नाटका, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, गंगाई कोंडा चोलापुरम, बृहदेश्वर एंड ऐरावतेश्वर एट दारासुरम, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टडकल, Buddhist monuments at Sanchi, Humayun's tomb Delhi, Qutub Minar and its monuments Delhi, mountain railways of India, Darjeeling Himalayan Railway, Nilgiri Mountain Railway, the Kalka Shimla Railway, Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya, rock shelters at Bhimbetka, Champaner Pavagadh Archaeological Park,
छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली, द जंतर मंतर जयपुर, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, रानी की वाव, द क्वींस स्टेपवेल एट पाटन गुजरात, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहारा, नालंदा यूनिवर्सिटी एट नालंदा बिहार, द कैपिटल कॉम्प्लेक्स एट चंडीगढ़, अहमदाबाद हिस्टोरिकल सिटी। और जो थर्ड ग्रुप है वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट, उसमें क्या क्या आता है? काजीरंगा नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुंदरबंस नेशनल पार्क, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, वेस्टर्न घाट्स, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया। और लास्ट जो ग्रुप है मिक्स, जिसमें कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज दोनों आते हैं, उसमें एक ही वर्ल्ड हेरिटेज है और वह है कैंगचेनजोंगा नेशनल पार्क, राइट? उसको कांचनजुंगा भी बोलते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, विल कंटिन्यू द पॉइंट विद कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री। तो मैंने बोला कि अप्लाइड हिस्ट्री में कल्चरल नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज फॉल्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड इंडिया स्टेट डिपार्टमेंट्स ऑफ आर्कियोलॉजी, राइट? तो मुझे बताओ कि जो कल्चरल हेरिटेज है उसका जो मैनेजमेंट है, उसका जो वर्क है कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन का, कौन से डिपार्टमेंट करते हैं इंडिया में? तो दो डिपार्टमेंट है। पहला कौन सा है? ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और सेकंड जो होता है, हर एक स्टेट में भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट होता है, वो है इंडियाज स्टेट डिपार्टमेंट्स ऑफ आर्कियोलॉजी। बिसाइड इंटैक्ट, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इज एक्टिवली वर्किंग इन दिस फील्ड। तो ये दो डिपार्टमेंट के अलावा और एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम क्या है? इंटैक्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी एक्टिवली वर्किंग इन दिस फील्ड। The work of conservation and preservation of cultural and natural heritage requires participation of experts from various fields। तो ऑलरेडी हमने देखा है कि जो कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज का जो कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन है वो बहुत ईजी काम नहीं है, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स की हेल्प यहाँ पे लेनी पड़ती है। दे नीड टू बी ड्यूली अवेयर ऑफ द कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्रीज ऑफ द हेरिटेज साइट। और जब हम यहाँ पे एक्सपर्ट्स अपॉइंट करते हैं, जो लोग यहाँ पे अपॉइंट करते हैं, दे शुड बी अवेयर, उनको पता होना चाहिए, उनको हिस्ट्री पता होनी चाहिए उस एंशियंट साइट की, उस हेरिटेज साइट की। कौन सी हिस्ट्रीज? कल्चरल, सांस्कृतिक इतिहास, सोशल सामाजिक इतिहास एंड पॉलिटिकल हिस्ट्रीज। प्रिंसिपल्स ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आर यूजफुल इन क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमंग देम। तो कुछ मार्गदर्शक तत्व बताए गए अप्लाइड हिस्ट्री में। जब भी हम कोई एक्सपर्ट अपॉइंट करते हैं, कुछ लोग अपॉइंट करते हैं, उनको कुछ मार्गदर्शक तत्व फॉलो करने पड़ते हैं। कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं? तो पहला प्रिंसिपल है अप्लाइड हिस्ट्री में, द ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर द कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द हेरिटेज साइट कैन बी हैंडल्ड विदाउट कॉजिंग एनी चेंज इन इट्स ओरिजिनल साइट। चलो, इन एक्सपर्ट लोगों हमने अपॉइंट किया है, हमने लोगों को अपॉइंट किया है। जब ये काम करते तो वो काम करते समय ओरिजिनल साइट पे उनको कोई भी चेंज नहीं करना। ये पहला प्रिंसिपल है अप्लाइड हिस्ट्री में। सेकेंड, द लोकल सोशल स्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजी ऑफ द लोकल पीपल, challenges faced by them in the present situations and their expectations can be surveyed in detail। तो जब भी कोई कल्चरल या फिर नेचुरल हेरिटेज को हम स्टडी करते हैं, वो प्रोग्राम चलाते हैं, तो याद रखना है वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है, वहाँ का समाज कैसा है। सेकेंड, साइकोलॉजी ऑफ द लोकल पीपल, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं उस साइट के बारे में। चैलेंजेस फेस बाय देम, इन लोगों ने कौन से आह्वान का सामना किया है। और फोर्थ क्या है? देयर एक्सपेक्टेशन, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है। ये चारों चीज़ों को हमें सोचना पड़ेगा। थर्ड, ड्यू प्रिकॉशंस कैन बी टेकन टू अवॉइड हर्टिंग सेंटिमेंट्स ऑफ द लोकल पीपल while completing the projects of conservation, preservation and development of a heritage site। तो याद रखना, जो कल्चरल नेचुरल हेरिटेज साइट पे हम काम कर रहे हैं, वो काम करते समय वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए, उनके भावनाओं को कोई धक्का नहीं पहुँचना चाहिए, इसका खबरदारी हमें लेना है। फोर्थ प्रिंसिपल क्या है अप्लाइड हिस्ट्री का? पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल इन द प्रोजेक्ट कैन बी फैसिलिटेड। क्या हम वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका समावेश कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में? यस, इट कैन बी फैसिलिटेटेड। सिस्टमैटिक प्लान कैन बी डिजाइन to employ the local skills in a creative way and create better opportunities of livelihood। और ये प्रोजेक्ट ढंग से अगर हमने प्लान किया है तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट लोकल लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को, बहुत सारे लोगों को अवेलेबल हो सकता है। सो अप्लाइड हिस्ट्री कैन क्रिएट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड्स। तो ऐसे कौन से फील्ड्स है जो अप्लाइड हिस्ट्री में या फिर जब हम कल्चरल या वर्ल्ड हेरिटेज का मैनेजमेंट करते हैं तो कौन से प्रोफेशनल फील्ड्स रिलेटेड होते हैं इसके? Knowledge of history can be supportive in the decision making with regard to respective legal provisions and public policies in the following fields। तो जो हिस्ट्री का नॉलेज है वो बहुत यूज़फुल होता है जब हम कोई लीगल डिसीजन लेते हैं, राइट? डिसीजन होता है लीगल प्रोविजंस के रिलेटेड होता है, पब्लिक पॉलिसी के रिलेटेड होता है। कौन से फील्ड में? म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स। अगर हमें कोई म्यूजियम बनाना है, कोई आर्काइव्स बनाने हैं, तो हमें डिसीजन मेकिंग के लिए नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
preservation and conservation of historical site, tourism and hospitality, entertainment and mass media. तो ये चारों प्रोफेशनल फील्ड्स में नॉलेज ऑफ हिस्ट्री कैन बी यूटिलाइज, राइट. तो आगे एक बॉक्स दिया है, डू यू नो द अर्लीस्ट म्यूजियम 6th century BC in the world was discovered during the excavations at the city of Ur in Mesopotamia. तो दुनिया का सबसे पहला जो म्यूजियम है कौन से सेंचुरी में पाया गया था? 6th century BC. और कहाँ पे पाया गया था? When there was an excavation at the city of Ur in Mesopotamia. The excavations were conducted by Sir Leonard Woolley 1922 to 1934. तो इसके जो ये जो एक्सकेवेशन है किसने कंडक्ट किया था? सर लियोनार्ड वुली. दिस म्यूजियम वॉज बिल्ड बाय द प्रिंसेस ऑफ मेसोपोटेमिया. हर नेम वॉज एनी गैल्डी. शी हरसेल्फ वॉज द क्यूरेटर ऑफ द म्यूजियम. तो 6th century में ये म्यूजियम बनाया गया था, किसने बनाया था? प्रिंसेस ऑफ मेसोपोटेमिया एनी गैल्डी, एंड शी वॉज द फर्स्ट क्यूरेटर. अ नोटवर्दी फीचर of that museum is the clay tablets inscribed with the descriptions of exhibited artifacts. तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस म्यूजियम में हमें क्या मिली पता है? कि हमने जो जो आर्टिफैक्ट, जो चीज़ें हैं जो डिस्प्ले के लिए रखी थी, किस में रखी थी? क्ले टैबलेट्स में, जो मिट्टी का बनाया गया एक बर्तन है उसमें रखे गए थे. और इस चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन इस मिट्टी के बर्तन के ऊपर लिखा गया था, इंस्क्राइब किया गया था, राइट, एनग्रेव किया गया था. सो दिस इज अ स्पेशल फीचर ऑफ दैट म्यूजियम. आगे का पॉइंट देखते हैं. यहाँ पे इमेज दिखाया गया है इंडियन म्यूजियम कोलकाता. तो इंडियन म्यूजियम के बारे में जानेंगे हम. द इंडियन म्यूजियम एट कोलकाता वॉज फाउंडेड बाय द एशियाटिक सोसाइटी इन 1814 CE. Nathaniel Wallich, a Danish botanist, was the founder and the first curator of the museum. तो किसने एस्टेब्लिश किया था इंडियन म्यूजियम? एशियाटिक सोसाइटी ने एस्टेब्लिश किया था. और इसका फाउंडर और फर्स्ट क्यूरेटर कौन था? नेथेनियल वॉलिच. कौन थे वो? डैनिश बोटानिस्ट. The photograph of the museum seen here is dated to 1905. So beautiful photograph is there. The museum has 3 main departments: arts, archaeology and anthropology. Other affiliated departments are conservation, publication, photography, exhibition, presentation, model making, training, library, security. So little information is provided about Indian Museum at Kolkata. One more little box is there. It is interesting to know. Archives preserve and store old documents, official records, ओल्ड फिल्म्स एट्सेट्रा. तो आर्काइव्स में क्या प्रिजर्व किया जाता है? ओल्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है एंड ओल्ड फिल्म्स होते हैं. द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज इन न्यू दिल्ली. एवरी स्टेट इन इंडिया मेंटेन्स इट्स आर्काइव्स इंडिपेंडेंटली. तो हमारे इंडिया का जो नेशनल आर्काइव कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में. और हर एक स्टेट ने भी उनका खुद का एक आर्काइव डिपार्टमेंट मेंटेन किया है. आर्काइव्स विद अ डिस्टिंक्ट पर्पज. द मेन ऑफिस ऑफ द नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन पुणे, महाराष्ट्र. It was established in 1964 as the media unit of the Ministry of Information and Broadcasting of the Indian government. तो देखो फिल्म के रिलेटेड हमारे जो ओल्ड फिल्म्स है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हेरिटेज, हमारी पहचान है उसमें, राइट. हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छे अच्छे मूवीज़ बना के रखे. तो ये जो ओल्ड फिल्म्स का जो आर्काइव है इंडिया में कहाँ पे है? पुणे, राइट. और ये कौन से डिपार्टमेंट ने एस्टेब्लिश किया था? इट वॉज एज अ मीडिया यूनिट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. इट्स सर्व 3 ऑब्जेक्टिव्स. तो उसके क्या उद्देश्य थे इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने का, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया? देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स. नंबर 1, टू सर्च एंड ऑब्टेन रेयर इंडियन फिल्म्स एंड टू प्रिजर्व द हेरिटेज फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन. तो ढूंढ के निकालना, पाना, किसको पाना है? तो इंडिया के जो रेयर, जो दुर्मिल मूवीज़ है, राइट, उसको ढूंढ के निकालना है, उनको प्रिजर्व करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन. टू कैटेगराइज द इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म्स, to create documentation and catalogs and carry out research in the field. तो कैटेगरीज बनानी है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म की, उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, कैटलॉग बनाना है, सो दैट वी कैन फाइंड देम इजीली, राइट. टू एस्टैब्लिश अ सेंटर फॉर डिसएमिनेशन ऑफ फिल्म्स कल्चर. तो ऐसा एक सेंटर एस्टैब्लिश करना है जहाँ से हम समय समय से जो ओल्ड मूवीज़ है वो लोगों को दिखा सकते हैं, राइट. एवरी फील्ड मेंशन हेयर रिक्वायर्स एक्सपर्ट पर्सनल विद स्पेशलाइज्ड स्किल्स. For example, architects, engineers, historians, archaeologists, museum curators, sociologists, archive management professionals, legal experts, skilled photographers, etc. देखो जब हम कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है. इसका मतलब यहाँ पे कि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए कौन से लोग लगते हैं. ऑफकोर्स दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट. द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम मेनी मोर फील्ड्स इज रिक्वायर्ड. इसके अलावा बहुत सारे लोगों का हेल्प लगता है. देखो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ कि जब बाहुबली मूवी बनाया गया होगा तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है, जिनको हिस्टोरिकल कल्चरल हेरिटेज के बारे में नॉलेज है,
जिनको रिलीज के बारे में नॉलेज है, उस समय का लैंग्वेज है, उस समय के लोगों को जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, ऐसे लोगों के ऐसे मूवीज़, हिस्टोरिकल मूवीज़ बनाते समय बहुत हेल्प लगता है. सो दे गेट द जॉब अपॉर्चुनिटी. तो जिसको हिस्ट्री का नॉलेज है और हिस्ट्री में जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है उसका नॉलेज है, उनको अच्छे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अप्लाइड हिस्ट्री में हो सकते हैं. These experts need to have adequate knowledge of the ancient sites, the historical background of the structural remains and artifacts. तो जब कल्चरल नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट की बात आती है तो जो एक्सपर्ट हम अपॉइंट करते हैं उनको डिटेल नॉलेज होना चाहिए. किसके बारे में? वो एंशियंट साइट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, स्ट्रक्चरल रिमेन्स जो अवशेष बचे, रिलिक्स बचे, उसका नॉलेज होना चाहिए, आर्टिफैक्ट्स जो छोटी छोटी बर्तन, टॉयज़ मिले, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए. प्रोजेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री कैन क्रिएट वेरियस अपॉर्चुनिटीज फॉर दिस प्रोफेशनल. तो जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स है अप्लाइड हिस्ट्री में, इन एक्सपर्ट लोगों को वेरियस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो सकती है. इन दिस लेसन वी लर्नड अबाउट द रोल ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री इन पब्लिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, फॉर क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस रिगार्डिंग द कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, यूजिंग नॉलेज ऑफ हिस्ट्री फॉर दिस पर्पज to enhance the professional skills of people and to develop industrial commercial field to carry out preparatory work and plan for effective implementation of heritage projects. तो देखो इस लेसन में हमने अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में देखा कि अप्लाइड हिस्ट्री कैसे प्रोफेशनल लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कर सकते हैं और कौन से चीज़ों के लिए. बहुत सारा बड़ा लिस्ट यहाँ पे दिया है. दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट. आई थिंक it is essential to avoid vandalizing of historic and public places and to ensure that they are preserved for the benefit of future generations. तो हमें पता चला कि हमारे कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारी पहचान है. हमारे पूर्वजों ने जो क्रिएटिव थॉट्स है, ट्रेडिशंस है, जो प्रेजेंट किए, वो we can find them in this form. So this is our moral responsibility to avoid vandalizing of historic and public places. Vandalizing मतलब उसको खराब करना, डैमेज करना. तो हमें उसको डैमेज नहीं करना चाहिए, राइट. एंड वी शुड एंश्योर, तो हमें ये श्योर करना चाहिए क्या वी शुड प्रिजर्व देम फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन. तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, फ्यूचर जनरेशन, हमें सवाल पूछेंगे व्हाट इज़ आवर ओरिजिन, हमारी पहचान क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हम इंडियन क्यों है, राइट. सो दिस आंसर्स कैन बी गिवन विद द हेल्प ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री. So here we are ending this lesson. Thank you that you must have enjoyed, you must have understood the lesson. So thank you very much. Stay tuned with me and don't forget to subscribe my channel.